आइए आज हम लोग अब आगे स्टडी करेंगे त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो मोटी मोटी भाषा में पहले त्वरण समझ लीजिए। त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर वस्तु का वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे त्वरण, और अगर प्रति सेकंड घट रहा है तो उसको बोलेंगे मंदन। जैसे मान लीजिए कह दें कि किसी वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो इसका मतलब प्रति सेकंड उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है प्रति सेकंड। तो इसीलिए मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेग प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है। तो वेग का मीटर प्रति सेकंड हो गया और प्रति सेकंड जो है त्वरण के लिए हो गया, तो सेकंड नीचे हो गए तो स्क्वायर हो गया। इसलिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको बहुत गहनता से समझिए और बहुत अच्छे से, तभी आगे हम लोग अच्छे से बातों को समझ पाएंगे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है सामान्यतः वस्तु की गति की अवधि में उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। वेग में हो रहे इस परिवर्तन को कैसे व्यक्त करें? वेग में हो रहे इस परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए या दूरी के सापेक्ष? दो बातें। मतलब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के हिसाब से उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि उस वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करें या दूरी के सापेक्ष। दो बातें हैं। यह समस्या गैलीलियो के समय भी थी। गैलीलियो ने पहले सोचा कि वेग में हो रहे परिवर्तन कि इस दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जा सकता है, परंतु जब उन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई तथा नत समतल पर गतिमान वस्तुओं की गति का विधिवत अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर का मान मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं के लिए स्थिर रहता है, जबकि दूरी के सापेक्ष वेग वस्तु का वेग परिवर्तन स्थिर नहीं रहता। वरन जैसे जैसे गिरती हुई वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह मान घटता जाता है। इस अध्ययन ने त्वरण की वर्तमान धारणा को जन्म दिया, जिसके अनुसार त्वरण को हम समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। नत समतल को देखिए इनक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इनक्लाइंड का मतलब झुका हुआ, एक तरफ झुकाव हो। जैसे मान लीजिए ये लाइन खींच दें तो इसमें कोई वस्तु लुढ़क लुढ़क के नीचे आएगी तो इसको इनक्लाइंड बोलेंगे। इनक्लाइंड, इसी को नत समतल कहते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, इतना सब पढ़ने के बाद, कि त्वरण की वर्तमान धारणा को जन्म दिया। यहाँ नहीं, यहाँ से ना अंडरलाइन करिए, यहाँ से करेंगे। त्वरण को हम समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जितना है सब बेकार हो गया। कुल मिला के बस इतनी बात समझना है कि हम त्वरण को समय के सापेक्ष व्यक्त करते हैं, वेग परिवर्तन। तो वही समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं त्वरण को। अब आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। अगर वेग बदल रहा है समय के हिसाब से तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। वेग में परिवर्तन तथा संबंधित समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन तथा जो तत्संबंधित समय अंतराल है उसका अगर औसत निकाला जाए तो उसे हम औसत त्वरण कहते हैं, उसके अनुपात को। इसे ए बार से व्यक्त करते हैं। जैसे
औसत वेग को v बार लिखते थे, वैसे औसत त्वरण को a बार लिखते हैं, a के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच करके। और a बार इक्वल टू वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये हमारा हो जाएगा औसत त्वरण। यहाँ t1 t2 क्षणों पर वस्तु का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। यह एकांक समय में वेग में औसत परिवर्तन होता है। त्वरण का मात्रक SI मात्रक मीटर सेकंड की पावर -2 है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं, वेग समय vt ग्राफ से हम वस्तु का औसत त्वरण निकाल सकते हैं। तो vt ग्राफ से हम किसी भी वस्तु का औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। यह इस प्रकार के ग्राफ में उस सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होता है जो बिंदु v2 t2 को बिंदु v1 t1 से जोड़ती है। तो इसको ध्यान देना, प्रवणता मतलब वही झुकाव, ग्रेडियंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जोड़ती है। तो इसको अभी देखते हैं। नीचे के उदाहरण में चित्र 3.7 में दर्शाई गई गति के भिन्न भिन्न समय अंतरालों में हमने वस्तु का औसत त्वरण निकाला है। अब इसको देखते हैं कि ये जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसमें कैसे निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर 0 सेकंड से 10 सेकंड पर, तो 0 से 10 सेकंड पर, 0 से 10 सेकंड पर, ये देखिए हमारी प्रवणता वाली लाइन है, यानी इंक्लाइंड प्लेन एक तरह से जैसे था, नत समतल वैसे है। तो 0 से 10 सेकंड पर, तो 0 से 10 सेकंड पर देखते हैं तो वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन था। तो अंतिम वेग कितना है, तो ये देखिए ये वेग, ये त्वरण वाली लाइन है, ये त्वरण वाली लाइन है और ये समय वाली लाइन है, क्योंकि a मीटर सेकंड की पावर -2 लिखा गया है। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझने का प्रयास करिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है ये यहाँ तक होना चाहिए जहाँ पर 2.4 लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए, हल्का से लाइन ऊपर चली गई है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब v2 माइनस v1 फार्मूला होता है, तो v2 कितना है और v1 कितना है। तो v1 तो देखिए क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ, ये त्वरण वाली लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ पर वस्तु का वेग 0 होगा क्योंकि t भी 0 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, t भी 0 है, तो 0 पे t 0 है इसलिए v भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेग नहीं होगा, यहाँ पर मूल बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा है v1 की वैल्यू। अब v2 देखते हैं, v2 10 सेकंड पर, तो 10 सेकंड पर ये देखिए ग्राफ जो जा रहा है 2.4 तक जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है, 2.4 तक जाएगा और 2.4 इसका त्वरण है। तो 10 सेकंड पर त्वरण ये है। अब इसको अगर हम देखें कि a इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन, a का मतलब त्वरण, इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है, डेल्टा t होता है। तो अगर हमको डेल्टा v निकालना हो तो a इंटू डेल्टा t हो जाएगा। तो a हमारा यहाँ पर 10 सेकंड पर ये 2.4 है, तो 2.4 ये देखिए दिया गया है, लाइन थोड़ा ऊपर है, इसको यहाँ तक होना चाहिए 2.4। और समय अंतराल कितना होगा, 10 में 0 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10, तो ये आ गया 24 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए यहाँ पर वेग जो अंतिम वेग है वो 24 मीटर प्रति सेकंड है। 10 सेकंड पर, 10वें सेकंड पर वेग 24 मीटर प्रति सेकंड है। तो 24 माइनस 0 सेकंड पर, तो 0 सेकंड पर यहाँ पर वस्तु होगी तो वस्तु का वेग 0 है, क्योंकि ये जो रेखा है त्वरण वाली ये सेंटर पर है, तो इसलिए 0 होगा, तो 0 लिख दिया। अपान
ये 10 सेकंड पर अंतिम समय 10 सेकंड है, माइनस प्रारंभिक समय यहाँ पर होगा तो 0 सेकंड। तो ये देखिए ए बार यानी औसत त्वरण जो है 2.4 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से देखिए 10 और 18 सेकंड के बीच, 10 और 18 सेकंड के बीच ये लाइन जा रही। 10 और 18 सेकंड पर जो ग्राफ है हमारा, ये 0 से इसी लाइन पर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तो 10 से 18 सेकंड में देखते हैं जो औसत त्वरण ए बार होगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो ग्राफ है ये त्वरण और समय के बीच, त्वरण और समय के बीच। अब ये जो लाइन खींची जा रही है ये 0 बिंदु है, सेंटर है, यहाँ से ये लाइन सीधा खींची जा रही है। इसका मतलब कि इस समय त्वरण 0 है, a = 0, यहां से लेकर के यहां तक त्वरण 0 है। जाहिर सी बात है जब त्वरण 0 होगा तो प्रति सेकंड किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। तो जब त्वरण 0 है इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब 10 सेकंड पे 24 मीटर प्रति सेकंड थी तो 18 सेकंड पर भी 24 मीटर प्रति सेकंड का ही वेग होगा। इसीलिए अंतिम वेग भी 24 मीटर प्रति सेकंड है और प्रारंभिक भी है। अंतिम समय 18 सेकंड है, प्रारंभिक समय माइनस करके 10 सेकंड लिखा गया क्योंकि प्रारंभिक समय यहाँ पर 10 लिया जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण 0 आ गया कि नहीं आ गया, a = 0 जो हम बता रहे थे वही आ गया। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए 18 से 20 सेकंड में देखिए तो 18वें सेकंड पर वस्तु की अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग लिया जाएगा, यहाँ पर अंतिम वेग। तो अंतिम में प्रारंभिक घटाते हैं तो अंतिम में प्रारंभिक, तो प्रारंभिक 24 मीटर प्रति सेकंड है क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम 24 मीटर प्रति सेकंड है वही अब यहाँ प्रारंभिक बन जाएगा। तो वस्तु चूंकि एक समान वेग से चल रही थी तो यहाँ पर वेग 24 मीटर प्रति सेकंड है, तो अंतिम यहाँ पर अब ये अंतिम जो इसमें था वो यहाँ प्रारंभिक बन गया। तो ये 24 लिख दिया। देखिए अब देखिए वस्तु यहाँ से चलती हुई, मतलब यहाँ से त्वरण जो भी था जो भी हुआ हो, और यहाँ पर आकर देखिए आगे नीली लाइन नहीं दिख रही। इसका मतलब यहाँ पे आकर के उसका त्वरण 0 हो गया और वेग भी 0 हो गया क्योंकि आगे लाइन खींची ही नहीं गई। इसका मतलब आगे वस्तु चली ही नहीं, इसका मतलब वेग 0 हो गया, इसलिए अंतिम वेग 0 लिख दिया गया। क्योंकि v2 - v1 लिखा जाता है तो v2 अंतिम वेग, v1 प्रारंभिक। तो यहाँ पर प्रारंभिक 24 हो जाएगा, अंतिम 0 हो जाएगा। तो अंतिम 0 में प्रारंभिक 24 घटा दिया। समय अंतिम 20 सेकंड है, प्रारंभिक 18 सेकंड। तो ये हमारा आ गया -12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये वस्तु निगेटिव में चल रही है और देखिए ये -12 तक गई है, -12 तक। तो वही देखिए -12 आ गया, जो जहाँ पर है वहीं देखिए आ जा रहा है। ये यहाँ पर 2.4 आ गया। ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर चला गया, इसको यहाँ तक होना चाहिए था। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब ये वस्तु यहाँ से नीचे चली, ऐसे जाते हुए यहाँ पर आ गई। इसका मतलब कि इसमें एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण है वो निगेटिव, इसी को मंदन कहते हैं। यहाँ पर निगेटिव लिख दें तो कहेंगे त्वरण निगेटिव है, या निगेटिव हटा के इसी को कहते हैं ये मंदन यानी रिटार्डेशन है। तो ये निगेटिव में आ गया, -12 मीटर सेकंड की पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और फिर गलती होती है। अब देखिए हम बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन की। तो जिस प्रकार हमने पूर्व में तात्क्षणिक वेग की व्याख्या की है उसी प्रकार हम तात्क्षणिक त्वरण को भी परिभाषित करते हैं। जैसे तात्क्षणिक वेग हम लोग v
लिखते थे और लिमिट करके डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखते थे, वैसे हम त्वरण के लिए भी लिखेंगे। तो वहां वेलोसिटी के लिए dx अपान यानी डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी लिखते थे। यहाँ पर चूंकि वेग में परिवर्तन अपान समय है तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी लिखेंगे। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार हमने पूर्व में ताक्षणिक वेग की व्याख्या की है, उसी प्रकार हम ताक्षणिक त्वरण को भी परिभाषित करते हैं। वस्तु के ताक्षणिक त्वरण को a से चिन्हित करते हैं, अर्थात a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी जो है 0 के लगभग है, मतलब बहुत कम समय में परिवर्तन की बात कर रहा है। तो ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी वेग में प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इक्वल टू बहुत कम के लिए डेल्टा की जगह डी लिख दिया जाता है, तो डी वी अपान डी टी हो जाएगा। अब देखिए आगे, वीटी ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, हाँ, वीटी ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। इसको ध्यान दीजिए, जो स्पर्श रेखा का प्रवणता यानी ग्रेडियंट है, जो तिरछा है, इसकी में कितना झुकाव है उसी के बराबर होता है। तो वीटी ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। चित्र 3.7 में दर्शाए गए वीटी वक्र में 3.7 में दर्शाए गए वीटी वक्र में प्रत्येक क्षण के लिए त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। तो 3.7 जो ऊपर हमने चित्र देखा है, उसके लिए हम लोग वीटी ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उपलब्ध एटी वक्र चित्र 3.8 में दिखाया गया है। 3.8 में एटी वक्र दिखाया गया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए 3.8 वक्र यही है, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो वही कह रहा है कि परिणाम स्वरूप उपलब्ध एटी वक्र चित्र 3.8 में दिखाया गया है, जिसको हम अभी देख चुके हैं। चित्र से स्पष्ट है कि 0 सेकंड से 10 सेकंड की अवधि में त्वरण असमान है। अभी हमने देखा कि 0 सेकंड से ये 10 सेकंड पर जो त्वरण है वो कह रहा है असमान है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेखा है 0 से 10 सेकंड तक, इससे जैसे हम पहले बताते थे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचे, यहाँ से एक लंबवत डाल दें, यहाँ से लंबवत डाल दें, यहाँ से लंबवत डाल दें, फिर यहाँ से लंबवत डाल दें, यहाँ लंबवत यही आ जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे त्वरण बढ़ रहा है, क्योंकि ये त्वरण और समय ग्राफ है। तो हर बिंदु पर त्वरण बढ़ रहा है, मतलब असमान है, अलग अलग है। तो वही बात वो बता रहा है। तो वही कह रहा है 0 से 10 सेकंड पर त्वरण जो है असमान है। आगे क्या कह रहा है, 10 सेकंड से 18 सेकंड के मध्य यह शून्य है। यहां पर देखिए 10 सेकंड से 18 सेकंड पर ये 0 के समांतर ये रेखा है। देखिए तो यहां से 10 सेकंड से 18 सेकंड पर त्वरण शून्य है, निकालने पे भी शून्य आया है, क्योंकि किसी प्रकार का प्रवणता नहीं है। तो यहां से यहां तक शून्य है। इसके बाद देखिए 18 से 20 सेकंड पर जब गए तो 18 से यहां तक देखिए त्वरण वाली रेखा से एकदम जैसे त्वरण वाली रेखा खींची गई है, ये त्वरण देखिए ए है, उसी के एकदम समांतर है, इस रेखा के समांतर। तो यहां से दूरी देखिए नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो त्वरण है वो समान है, समान रूप से त्वरण है यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। तो वही कह रहा है 18 सेकंड तथा 20 सेकंड के बीच यह स्थिर है, मतलब त्वरण समान है, तथा इसका मान -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मतलब त्वरण -12 मीटर प्रति सेकंड है और ये समान है, तो इसको ध्यान देना है। इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कभी जो है आपका वो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। जब त्वरण एक समान होता है तो यह स्पष्ट है कि वह उस अवधि में औसत त्वरण के बराबर होता है। जब एक ही समान होगा तो औसत निकालेंगे तो औसत जो निकलेगा उसी के बराबर होगा। तो इसीलिए कह रहा है औसत त्वरण कहें या एक समान त्वरण एक ही बात। जब त्वरण एक समान होगा तो औसत उसी के बराबर होगा। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, अतः वेग परिवर्तन में इनमें से कोई एक अथवा दोनों निहित हो सकते हैं। अतः या तो चाल परिमाण में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन अथवा इन दोनों में परिवर्तन से त्वरण का उद्भव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो चाल यानी परिमाण में केवल परिवर्तन होगा, दिशा के अलावा जो संख्या लिखी रहती है तो उसको चाल बोलेंगे। तो कह रहा है चाल में परिवर्तन हो या दिशा में परिवर्तन अथवा इन दोनों में परिवर्तन से त्वरण का उद्भव होता है। मतलब या तो चाल में परिवर्तन हो जाए यानी केवल परिमाण बदल जाए, जैसे हमने 10 मीटर प्रति सेकंड लिखा तो ईस्ट की ओर लिखा, मान लीजिए पूरब की ओर, तो ये दिशा में परिवर्तन हो जाए, या जो ये 10 लिखा है इसमें परिवर्तन हो जाए, या दोनों में परिवर्तन हो जाए तो त्वरण हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि जब परिमाण में परिवर्तन हो गया यानी 10 मीटर प्रति सेकंड है अगर वेग, तो 10 में परिवर्तन हो जाए तो 10 ये परिमाण है तो 10 में परिवर्तन हो जाए तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, या दिशा में परिवर्तन हो जाए तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि दिशा बदल गई तो वेग बदल जाएगा, या दोनों में हो जाए। तो वही कह रहा है। तो जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको अंडरलाइन करते चलिए। अब आगे देखते हैं। वेग के समान ही त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। क्योंकि वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगी, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। तो जब वेग धन ऋण हो सकता है तो त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसी प्रकार के त्वरण संबंधी स्थिर समय ग्राफों को चित्र 3.9a, 3.9b तथा 3.9c में दर्शाया गया है। चित्रों से स्पष्ट है कि धनात्मक त्वरण के लिए xt ग्राफ ऊपर की ओर वक्रित है। इसको देख लेते हैं। ये देखिए धनात्मक त्वरण के लिए कह रहा है, ये सारा अंडरलाइन कर लीजिए, सारा हमारे काम का है। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर त्वरण धनात्मक है तो ये वक्र कर्व यानी ऊपर की ओर होगा, अगर ऋणात्मक है तो ये कर्व नीचे की ओर होगा, और अगर त्वरण 0 है तो ये सीधी रेखा होगी इस तरह। अब देखिए ये xt ग्राफ है, दूर विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको अंडरलाइन करने के बाद फिर हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ये चीज, यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि ये त्वरण और समय ग्राफ है। ध्यान दीजिए, जो आप सोचने लगे कि यहाँ क्यों नहीं 0, ये त्वरण और समय ग्राफ है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसको अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं तो गलती करते रहेंगे। इन बातों को समझिए। विस्थापन समय ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ में जब ऊपर की ओर वक्र होगा तो त्वरण धनात्मक होगा, नीचे की ओर होगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और अगर सीधी रेखा ऐसे ऊपर को जाएगी तो त्वरण 0 होगा। तो इसको ध्यान देना है, इसको पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए चित्रों से स्पष्ट है कि धनात्मक त्वरण के लिए xt ग्राफ
ऊपर की ओर वक्रित है, किंतु ऋणात्मक त्वरण के लिए ग्राफ नीचे की ओर वक्रित है। शून्य त्वरण के लिए xt ग्राफ एक सरल रेखा है। अभ्यास के लिए चित्र 3.3 में दर्शाई गई गति के इन तीनों भागों को पहचानिए जिनके लिए त्वरण +a -a तथा शून्य है। इन बातों को समझना है कि ये xt ग्राफ है, इसको ये चित्र को भी अंडरलाइन करिए। एक एक बात को अच्छे से समझते चलिए। कह रहा है ऐसी गति के लिए स्थिर समय ग्राफ जिसके लिए त्वरण धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य है। इसी से आप समझ लेंगे। बहुत बारीकी से समझेंगे तभी सही होगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे। बस ये समझना है कि ये वेग समय ग्राफ है कि त्वरण समय ग्राफ है कि विस्थापन समय ग्राफ है, उस हिसाब से हम लोग उत्तर देंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। हमारा अध्ययन मात्र स्थिर त्वरण तक ही सीमित रहेगा। ऐसी स्थिति में औसत त्वरण a बार का मान गति की अवधि में स्थिर त्वरण के मान के बराबर होगा। तो हम लोग स्थिर त्वरण ही केवल अभी पढ़ेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है स्थिर त्वरण के समान स्थिर त्वरण के साथ गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। ए धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति, धनात्मक त्वरण से धनात्मक। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर विस्थापन समय ग्राफ था तो इस तरह बनाया गया है। यहाँ पर देखिए वेग समय ग्राफ है, v लिखा है, v 0 मतलब 0 वेग है। यहाँ पर v लिया है, यहाँ पर भी 0 लिया है। तो ये वेग समय ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ को समझते हैं। कह रहा है धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति। ये वेग समय ग्राफ है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड। क्योंकि देखिए ऐसे हम अगर ऐसे ग्राफ खींचेंगे ऐसे, तो वेग ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है, तो समय भी बढ़ रहा है, क्योंकि समय वाली रेखा में भी आगे चल रहे हैं हम लोग। ऐसे देखिए वेग में आगे चले तो समय में भी आगे, तो इसका मतलब धनात्मक वेग है और धनात्मक त्वरण भी है। मतलब वेग बढ़ रहा है तो वेग में परिवर्तन यानी प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन भी हो रहा है, तो त्वरण भी धनात्मक है। तो ये हमारा धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो वेग परिवर्तन प्रति सेकंड हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, क्योंकि वेग बढ़ रहा है लगातार समय के साथ, इसलिए धनात्मक त्वरण हो गया। यहाँ पर देखिए वही चीज उल्टा है, v0 ऊपर लिखा है, v नीचे। अब ये रेखा नीचे की ओर गिर रही है। अब अगर इसमें हम लाइन खींचें तो ऐसे देखिए लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच जाएंगे। ये यहाँ पर वेग ज्यादा है, समय कम है। यहाँ पर देखिए वेग कम हो गया, समय ज्यादा हो गया। समय वाली रेखा में आगे चले गए, वेग वाली में कम। तो वेग घट रहा है, समय बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ साथ वेग घट रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति। ऊपर धन लेते हैं, इसको इस तरह बनाते हैं। अगर ये ऐसे बना होता, इस तरह से पूरा ऐसे बना होता, तो ये धन ये ऋण, ऊपर वाले को मान लो धन मान लेते, नीचे वाले को ऋण। इस तरह तो ये धन हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इस तरह हम लोग समझेंगे। तो धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण हो गया, क्योंकि वेग प्रति सेकंड घट रहा है। चूंकि यहाँ पर पूरा ये ऊपर धनात्मक लेते हैं, तो वही कह रहा है ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति। तो दिशा धनात्मक है लेकिन त्वरण ऋणात्मक है, क्योंकि समय के हिसाब से वेग घट रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए कह रहा है ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति। यहाँ पर हमने बोला था इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वेग घट रहा है और ये यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव लेते हैं। तो दिशा भी ऋणात्मक हो गई और वेग भी घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति। यहाँ पर ऊपर ऋणात्मक त्वरण था और दिशा धनात्मक थी,
ये दिशा धनात्मक थी लेकिन त्वरण घट रहा था तो त्वरण ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर दिशा भी धनात्मक थी, त्वरण बढ़ रहा था तो त्वरण भी धनात्मक हो गया। यहाँ दिशा भी ऋणात्मक हो गई, त्वरण भी नीचे को है, वेग भी घट रहा है तो वेग परिवर्तन भी घटेगा तो त्वरण भी ऋणात्मक हो जाएगा, दिशा भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे की ओर वस्तु आ रही है तो इसको अच्छे से समझते हैं। ऋणात्मक त्वरण के साथ वस्तु की गति जो समय t1 पर दिशा बदलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये त्वरण तो ऋणात्मक है लेकिन यहाँ तक धनात्मक दिशा है, फिर इसके बाद यहाँ पर ऋणात्मक हो गई। देखिए, तो वही कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण से, त्वरण क्योंकि वेग परिवर्तन की दर लगातार वेग घट रहा है समय के साथ साथ, क्योंकि नीचे की ओर प्रवणता है तो इसलिए त्वरण तो ऋणात्मक हो गया और यहाँ के बाद दिशा भी बदल जा रही, क्योंकि यहाँ तक दिशा हमारी धनात्मक है, इसके बाद ऋणात्मक हो रही। तो वही कह रहा है, ऋणात्मक त्वरण के साथ वस्तु की गति जो समय t1 पर दिशा बदलती है। समय t पर दिशा बदल गई क्योंकि ये धनात्मक दिशा, यहाँ पर ऋणात्मक दिशा बदलती है। 0 से t1 समय अवधि में यह धनात्मक x की दिशा में गति करती है। 0 से t1 समय पर, 0 से t1 समय पर यहाँ तक देखिए दिशा धनात्मक है। तो वही कह रहा है 0 से t1 समय अवधि में यह धनात्मक x की दिशा में गति करती है, जबकि t1 व t2 के मध्य यह विपरीत दिशा में गति करती है। t1 से t2 में यह ऋणात्मक दिशा हो गई, इसलिए कह रहा है विपरीत। ये धनात्मक है तो उसके उल्टा ऋणात्मक होगी, यानी धन के विपरीत ऋण है, इसीलिए विपरीत दिशा का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा t क्षण पर उसका वेग v हो तो त्वरण a बराबर a बार बराबर v माइनस v0 अपान t माइनस t0, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, अंतिम वेग v होगा। प्रारंभिक t बराबर 0 सेकंड पर v0 हमने लिखा है, अंतिम समय t होगा, प्रारंभिक समय t बराबर 0 लिया गया है तो 0 होगा। तो इस हिसाब से ये हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा v बराबर v0 प्लस at। इसको निकाल के देखेंगे तो अतएव v बराबर v0 प्लस at। हमको यही फार्मूला याद रखना है, v बराबर v0 प्लस at। इसको करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। a बराबर a बार कहते हैं, चूंकि समान त्वरण की बात कर रहा है इसीलिए औसत त्वरण a बार कहें या स्थिर त्वरण कहें, बराबर एक ही बात है, बराबर होगा इसीलिए a बराबर a बार लिखा है। तो हर एक चीज को बारीकी से समझते जाना। अब हम यह देखेंगे कि कुछ सरल उदाहरणों में वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देता है। चित्र 3.10 में स्थिर त्वरण के लिए 4 अलग अलग स्थितियों में vt ग्राफ दिखाए गए हैं, जैसा पीछे हमने पढ़ा है। तो कोई वस्तु धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से गतिमान है। उदाहरणार्थ चित्र 3.3 में t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच की अवधि में कार की गति। तो इसको देख लेते हैं। तो ये चित्र 3.10 है हमारा। तो ये देखिए चित्र 3.3 हो गया, ये ऐसे कार गति कर रही है, तो इसी को बता रहा है। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कोई वस्तु धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से गतिमान है। उदाहरणार्थ चित्र 3.3 में t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के बीच की अवधि में कार की गति। तो t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड, तो t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक। तो देखिए धनात्मक दिशा में गति हो रही है, धनात्मक ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। जब ये ग्राफ यहाँ नीचे, ये धनात्मक त्वरण भी है, धनात्मक दिशा भी है, दोनों बातें। आगे देखते हैं। कोई वस्तु धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। उदाहरणार्थ चित्र 3.3 में t बराबर 18 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड के बीच की अवधि में कार की गति।
t बराबर 18 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड में क्या है, दिशा धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण है। तो यहां पर देखिए t बराबर 18 से 20 सेकंड में, तो यहां से यहां तक इसको फिर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 18 से 20 सेकंड में देखा जाए तो ये ग्राफ देखिए नीचे की ओर आना शुरू हो गया है। पहले ये बढ़ रहा था, इसका वेग बढ़ रहा था, देखिए घटना शुरू हुआ प्रति सेकंड। तो दिशा तो धनात्मक है लेकिन त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये xt ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। तो वेग धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ऊपर वाला वो है खंड है, जो हम 4 खंड बनाते हैं, तो ऊपर वाला इसलिए दिशा धनात्मक है, त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कोई वस्तु ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। उदाहरणार्थ चित्र 3.1 में O से x की दिशा में त्वरित होती कार। तो 3.1 देखते हैं। तो 3.1 में O से x की दिशा में त्वरित होती कार, तो ऋणात्मक त्वरण और ऋणात्मक दिशा इसको देखते हैं। तो O से x तक, O से अब देखिए O से x नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि x कहीं लिखा नहीं, PQR लिखा है। हो सकता है लिखने में कुछ त्रुटि हो, हम इंग्लिश वाली बुक में देख रहे हैं। O से या तो -x होना चाहिए था, तो ये दिशा भी ऋणात्मक हो जाती और त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता, हो जाता। इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं। हाँ देखिए इंग्लिश में क्लियर है। O से 3.1 फिगर 3.1 में निगेटिव x डायरेक्शन में, हिंदी वाले में थोड़ा क्लियर नहीं है, तो निगेटिव x डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो दिशा भी ऋणात्मक हो जाएगी और त्वरण भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए O से -x डायरेक्शन में, तो ये दिशा भी ऋणात्मक हो गई और त्वरण भी ऋणात्मक हो जाएगा। हिंदी वाली में थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए O से x की ऋण दिशा में, ठीक लिखा है, x की ऋण दिशा में त्वरित होती कार के लिए। O से x की ऋण दिशा, हम O से x समझ रहे थे, इसीलिए x नहीं समझ में आता। अब D पॉइंट देखते हैं कि कोई वस्तु पहले t1 समय तक धनात्मक दिशा में चलती है और फिर ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण के साथ गतिमान है। उदाहरण के लिए चित्र 3.1 में कार का t1 समय पर O से बिंदु Q तक मंदन, O से Q तक मंदन मतलब जो त्वरण है उसका वो धीरे धीरे घट रहा है। पहले त्वरण ज्यादा था फिर कम, मतलब मंद हो रही है, उसके त्वरण में कमी आ रही है। तो O से Q तक कह रहा है मंदन के साथ जाना, फिर मुड़कर उसी ऋणात्मक त्वरण के साथ t2 समय तक चलते रहना, फिर मुड़ के फिर वापस आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो फिर Q से O की तरफ मुड़कर आ जाएगी और फिर कह रहा है Q तक मंदन के साथ चलना, फिर मुड़कर उसी ऋणात्मक त्वरण के साथ t2 समय तक चलते रहना है। किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। तो इसको ध्यान देना है कि कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर हमको विस्थापन निकालना है और VT ग्राफ दिया गया है, यानी वेग और समय ग्राफ दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वही हमारा विस्थापन को बताएगा। ये कितनी बड़ी सुविधा हो गई। इस कथन की सामान्य उत्पत्ति के लिए अवकलन गणित यानी डिफरेंशिएशन गणित की आवश्यकता पड़ती है। तथापि सुगमता के लिए एक स्थिर वेग u से गतिमान वस्तु पर विचार करके इस कथन की सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। इसका वेग समय ग्राफ चित्र 3.11 में दिखाया गया है। तो ये वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। अब इसके हिसाब से हम करके देख लेते हैं कि
हकीकत में वो चीज निकल के आएगी कि नहीं, यानी इसका क्षेत्रफल से विस्थापन निकलेगा कि नहीं। तो देखिए वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में विस्थापन व्यक्त करता है। तो ये नीचे दिया गया। अब इसको देखते हैं। चित्र में वीटी वक्र समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। ये देखिए समय वाला जो अक्ष है, एक्सिस है, उसके समांतर रेखा है। हर जगह से नापेंगे बराबर आएगी। इसका मतलब ये रेखा समांतर है। समांतर का मतलब समान अंतर। तो जाहिर सी बात है t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T के मध्य इस रेखा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई u तथा आधार t है। तो जिसकी ऊंचाई ये u होगी और आधार t होगा, तो अगर ये आयत मान लिया जाए, क्योंकि सामने वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये आयत है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इस भुजा गुणे ये भुजा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये u गुणे t हो जाएगा। तो वही कह रहा है अतएव क्षेत्रफल बराबर u गुणे t। ये भुजा u है, ये भुजा t है, कैपिटल T। तो ये ut हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, जो इस समय में वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। कोई क्षेत्रफल दूरी के बराबर कैसे हो सकता है? सोचिए, दोनों निर्देशांक अक्षों के अनुदिश जो राशियां अंकित की गई हैं, यदि आप उनकी विमाओं पर ध्यान रखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर विमाओं को ध्यान रखेंगे तो जैसे u और t है, u इंटू टी है, तो u हमारा वेग है, वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, गुणे t समय सेकंड होता है, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा तो मीटर भर बचा। मीटर ही हमारा क्या बताएगा? दूरी को बताएगा। इसलिए इसके हिसाब से हम, चूंकि दूरी को बताता है और दूरी गुणे दूरी कर देंगे तो दूरी का स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब ये क्षेत्रफल को बताएगा। अब देखिए चूंकि ये u और t है, तो अब नीचे इसको देखते हैं कि कैसे क्षेत्रफल को बताएगा, स्पष्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, इस अध्याय में अनेक स्थानों पर खींचे गए xt, vt तथा at ग्राफों में, मतलब विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफों में कुछ बिंदुओं पर तीक्ष्ण मोड़ है। इसका आशय यह है कि दिए गए फलनों का इन बिंदुओं पर अवकलन नहीं निकाला जा सकता, परंतु किसी वास्तविक परिस्थिति में सभी ग्राफ निष्कोण वक्र होंगे और उनके सभी बिंदुओं पर फलनों का अवकलन प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर बहुत तीक्ष्ण मोड़ है तो वहां पर अवकलन नहीं निकाला जा सकता, परंतु किसी वास्तविक परिस्थिति में सभी ग्राफ निष्कोण वक्र होंगे, यहाँ पर कोई कोण नहीं होगा और उनके सभी बिंदुओं पर फलनों का अवकलन प्राप्त किया जा सकता है। इसका अभिप्राय है कि वेग तथा त्वरण किसी क्षण सहसा नहीं बदल सकते, परिवर्तन सदैव सतत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेग और त्वरण अचानक नहीं बदल सकते, बल्कि परिवर्तन सदैव कॉन्टिन्यूअस होता है। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बताया ut करके, u और t है, तो u हमारा वेग है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड, गुणे समय सेकंड है तो सेकंड सेकंड कट जाएगा तो ये मीटर भर बचेगा। यही दूरी है, तो ये कह रहा है कोई क्षेत्रफल दूरी के बराबर कैसे हो सकता है। सोचिए, तो ये हमने निकाल दिया कि दूरी के बराबर क्षेत्रफल कैसे हो सकता है। क्षेत्रफल ए कहें, एरिया, तो वही क्षेत्रफल यहाँ देखिए दूरी के बराबर आ गया। तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अब जो है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण, जो समीकरण है उनके बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।